लास्ट वीडियो में देखे थे कि ये सीआरआर होता क्या है और एसएलआर होता क्या है। इस वीडियो में देखेंगे कि जो आरबीआई है वो सीआरआर और एसएलआर के जरिए किस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन माने महंगाई को किस तरह कंट्रोल करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह बढ़ाता है या फिर कम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि ये मनी मल्टीप्लायर होता क्या है और उसमें M1, M2, M3, M4 और M0 होता क्या है। ठीक है, इसलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सीआरआर है उसमें हम लोग क्या बोले थे कि सीआरआर जो है उसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इसमें होता क्या है कि जो कमर्शियल बैंक होता है जिसमें हम और आप जैसे पैसे जमा करते हैं, वो क्या कहता है, कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास क्या कहता है, जमा रखता है, जिस पे आरबीआई किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं देता है। ठीक है, ये होता है सीआरआर। ये क्या था? सीआरआर। उसके साथ साथ होता है एसएलआर। क्या होता है? एसएलआर। एसएलआर में क्या होता है कि एसएलआर में वो पैसा नहीं देगा बल्कि लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, पहले सीआरआर से देखते हैं। पहले क्या देखते हैं, सीआरआर से किस तरह आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। देखो, अगर सीआरआर ज़्यादा रहेगा, क्या बोले, अगर सीआरआर ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा किसके पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, पैसा की किल्लत होगी, पैसा कम होगा। और जब कोई आदमी आएगा पैसा लेने या मांगे लोन लेने, तो क्या करेगा, कमर्शियल बैंक उस आदमी को पैसा नहीं दे पाएगा। अगर उस आदमी पैसा नहीं दे पाएगा तो वो आदमी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा, और जब आदमी खर्च नहीं कर पाएगा तो दुकानदार जो होगा, शॉपकीपर जो होगा, वो अपना चीज़ का दाम क्या होगा, वैल्यू कम कर देगा। तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कम किस तरह हुआ, जब सीआर का था ज़्यादा था। अब सीआर को कम करते हैं। अगर सीआर कम रहेगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा कम रखेगा और अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगा। और अगर कमर्शियल बैंक अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगा तो वो बआसानी जो है किसी भी लोन लेने वाले को लोन दे सकता है। और वो लोन लेकर क्या करेगा, आदमी ज़्यादा खर्चा करेगा, ज़्यादा खर्चा करेगा तो चीज़ों का दाम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सीआरआर के बढ़ने से सीआरआर के बढ़ने से इन्फ्लेशन कम होता है और सीआरआर के घटने से इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, यही काम, डिक्टो काम जो है एसएलआर में होता है। एसएलआर में क्या बोले कि वो पैसा जो सीआरआर में कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता था, इसमें आरबीआई को नहीं देगा, खुद के पास रखेगा। क्या करेगा, खुद के पास रखेगा लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, मान लिया अगर एसएलआर ज़्यादा हो गया तो क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक को अपने पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, उसका यूज़ नहीं करेगा। तो कोई मांगने आएगा तो वो नहीं देने पाएगा। नहीं देने पाएगा तो क्या होगा, वो आदमी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, चीज़ों का दाम कम होगा। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क यही है कि सीआरआर में क्या होता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा रखता है, और एसएलआर में क्या होता है, वो अपने पास जमा रखता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये M1, M2, M3, M4 और M0 होता क्या है। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि M0, M1, M2, M3, M4 होता क्या है? ये आपको पता है कि हम लोग अपने पास पैसा रखते क्यों हैं? सिंपल है, याद रखेंगे। हम लोग अपने पास पैसा 3 कारणों से रखते हैं। पहला तो हमें डेली खर्चा करना होता है। क्या करना पड़ता है, डेली खर्चा करना पड़ता है। दूसरा कारण हो सकता है कि किसी अचानक किसी की तबीयत खराब हो या फिर कोरोना जैसा बीमारी आ जाए, उससे निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पास पैसा रखते हैं। तीसरा कारण क्या है, अगर हो सकता है हम लोग सोचते हैं कि गोल्ड और सोना चांदी का दाम क्या हो जाता है, कम ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पैसा को हम लोग सोना चांदी ना खर्च करके पैसा को अपने पास रखते हैं। तो 3 कारण था। उसके बाद जो है M1 होता क्या है कि हमारे पास जो पैसा है, ठीक है, वो, और जो हम लोग अपना पैसा बैंक में जो है डिमांड डिपॉजिट के तौर पे रखें। क्या बोले, वो पैसा जो हमारे पास है और जो हम लोग क्या किए, डिमांड डिपॉजिट के शक्ल में हम लोग बैंक में रखें। सर, ये डिमांड डिपॉजिट होता क्या है? हमारे पास पैसा तो उनको समझ में आ रहा है।
लेकिन आप ये वर्ड बोले डिमांड डिपॉजिट, इसका मतलब होता क्या है? तो याद रखेंगे डिपॉजिट जो हम लोग अपना पैसा बैंक में दो तरीके से जमा करते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होता है कि हम लोग जब भी चाहे पैसा जो पैसा जमा किए उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वो हमारे डिमांड डिपॉजिट। और होता है टाइम डिपॉजिट, मतलब हम कुछ टाइम के लिए क्या कर दिए, पैसा को फिक्स कर दिए, ठीक है, अब उससे पहले हम लोग निकाल नहीं सकेंगे, अगर निकालेंगे तो क्या करेगा, बैंक वाला चार्ज काटेगा, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, तो हम लोग का बोले कि हमारे पास जो पैसा रहेगा वो, और साथ साथ जो हम डिमांड डिपॉजिट बैंक में रखे हैं वो, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा होगा M1। क्या होगा? M1। तो M1 किसे कहते हैं? वो पैसा जो हमारे पास है और जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट के तौर पर रखे हैं, वो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा M1 निकलेगा। क्लियर? चलते हैं दोस्तों M2। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पैसा है वो, और जो बैंक में DD करके रखे हुए हैं, मतलब डिमांड डिपॉजिट करके रखे हुए हैं, और साथ साथ बैंक के अलावा दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे पोस्ट ऑफिस में लोग DD करके रखे हुए हैं। अब DD का मतलब समझ आया ना, डिमांड डिपॉजिट। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा M2। क्या होगा? M2। M1 तो भूल गए होंगे, हमारे पास जो पैसा है वो, और बैंक में जो पैसा रखा है DD करके वो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो M1 होता है। M2 का होता है हमारे पास जो पैसा है बैंक में जो DD करके रखे हैं, और फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो DD करके रखे हैं, ये तीनों को जोड़ेंगे तो M2। M3 का होता है, M3 का होता है कि हमारे पास जो पैसा है वो बैंक में जो टाइम डिपॉजिट करके रखे हैं वो, और बैंक में जो DD करके रखे हैं वो, ये M3 हुआ। M3 में क्या बोले, हमारे पास जो पैसा है वो, बैंक में जो TD करके रखे हुए वो, और बैंक में जो DD करके रखे हुए। TD मतलब टाइम डिपॉजिट। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा M3। क्या हो जाएगा? M3। ठीक है। M4 और M0 का क्या हुआ? चलिए तो M4 देखते क्या होता है। अब इन तमाम चीजों को जोड़ देंगे, क्या क्या बोले, हमारे पास जो पैसा वो, बैंक में जो TD की है वो, बैंक में जो DD की है वो, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो DD की है वो, और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो TD की है वो। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो वो होगा हमारा M4। समझे? M4। M3 M2 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। M2 में था कि हमारे पास जो पैसा है वो, बैंक में जो DD करके रखे वो, ये क्या था? M1। M2 का था हमारे पास जो पैसा है वो, बैंक में जो DD करके रखे वो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो DD करके रखे हैं वो, DD है। M2 में DD है और M3 में क्या है? TD है। ये याद रखेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो है पैसा हमारे पास है, बैंक में DD करके रखे हुए हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में DD करके रखे हुए हैं, वो M2। हमारे पास जो पैसा है बैंक में जो DD करके रखे हुए हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक में जो TD करके रखे हुए वो, ये हमारा कहा था M3 था। M0 का हुआ कि मुल्क में जितना पैसा चल रहा है, मुल्क में जो पैसा चल रहा है वो, साथ साथ CRR जो कमर्शियल बैंक RBI को दिया है CRR, और जो दूसरे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो RBI में पैसा जमा कर रखे हैं, और इन तीनों को जोड़ देंगे वो हो जाएगा मेरा M0। क्या हो जाएगा? M0। तो मनी मल्टीप्लायर का हुआ ये तो M01 M0 M1 M2 M3 M4 हो गया। अब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है M3/M0। ये होता है मनी मल्टीप्लायर। इसका बेसिक का फंडा देखिए। मान लीजिए RBI जो है 100 रुपया छापा, भगवान की कृपा से वो 100 रुपया हमको दिया, हम अपना बैंक में रखे,
तो हमारे बैंक का खाता कितना दिखाएगा? 100 रुपया। हमने बैंक में रखे, मेरा बैंक में आया अंबानी वहाँ से लेके अपने वर्करों को दिया, वर्कर का बैंक में कितना जाएगा? 100 रुपया। तो एक समय में मेरे बैंक में भी दिखाएगा 100 रुपये और वर्कर के बैंक में दिखाएगा 100 रुपये, तो 200 रुपये हो गया। लेकिन छापा कितना था? 100 रुपये। मतलब वो जो छापा था वो था M0 और हम लोग का जो दोनों पैसा मिला के आया वो हो गया M3। तो अगर M3 को मतलब 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 को 200 से करेंगे तो टू आ जाएगा, 2%। मतलब क्या हो गया? पैसा छपा था 100 रुपया, लेकिन हमारे पास कितना हो गया? 200। इसी फार्मूला को यानी M3/M0 को बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।